नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, नई शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के अंतर्गत जो आपका बीए है, बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में यानी फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एक पेपर है को करिकुलर। कौन सा पेपर है आपका? को करिकुलर पेपर है, जिसका नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ठीक है, तो ये जो हमने पेपर उठाया है ये 2023-24 का पेपर है और सीरीज आपकी डी है। ठीक है, तो इस प्रश्न पत्र को हम अच्छे से क्वेश्चनों के आंसर देते हुए उसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को एक रजिस्टर लेना है और उसमें क्वेश्चन नोट करना है और साथ ही साथ जो हम एक्सप्लेनेशन देंगे वो आपको नोट करना ज़रूरी है, मस्ट है आपके लिए। ठीक है, आप उसे भी नोट डाउन करते करते हुए चलिएगा। और जो आपको पीडीएफ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में उसका लिंक दिया जाएगा, जहां से आप डाउनलोड करके उसे आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर को करिकुलर कोर्स यानी फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का। ठीक है, तो पहला प्रश्न है दोस्तों आपका कि पौधे कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में संग्रहित करते हैं। प्लांट स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन व्हाट फॉर्म, किस रूप में संग्रहित करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ए नंबर है, यानी स्टार्च। ठीक है, तो स्टार्च, पौधे स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट के रूप में, या आप कह सकते हो कि पौधे कार्बोहाइड्रेट्स को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो स्टार्च के रूप में। ठीक है दोस्तों, जो स्टार्च होता है आपका वो ग्लूकोज का बना होता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ग्लूकोज का बना होता है। और जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण क्रिया विधि से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, और जो दोस्तों पौधों की जो भित्तियाँ होती हैं, यानी पौधे की भित्ति किसकी बनी होती है, तो वो बनी होती है आपकी सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों आपका जो ग्लाइकोजन है ये मनुष्य के यकृत व कंकाल की जो मांसपेशियां होती हैं वो आपका बना होता है। और जो पेक्टिन है ये खट्टे फलों में पाया जाता है, पेक्टिन ये खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे आपका नींबू, संतरा, अमरूद, नाशपाती, सेब आदि में पेक्टिन आपका पाया जाता है। ठीक है, वहीं अगर सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज ये चीनी का रासायनिक नाम है, यानी चीनी का रासायनिक नाम क्या है, वो आपका सुक्रोज है। ठीक है, और जो अगर चीनी का है तो जाहिर सी बात है कि मीठी चीज़ों में पाया जाएगा। तो जो सुक्रोज होता है आपका वो चुकंदर और गन्ना में पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका माल्टोज किस में पाया जाता है। तो माल्टोज जो पाया जाता है वो आपका अनाजों में पाया जाता है। ठीक है, ये दोस्तों ऊर्जा के ही कई रूप होते हैं, ऊर्जा के ही अलग अलग नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो माल्टोज अनाजों में पाया जाता है। दूध में बात करें तो इसमें आपका लैक्टोज पाया जाता है। ठीक है, लैक्टोज आपका दूध में पाया जाता है। गन्ने के शक्कर में तो आपको बताया ही हमने, इसमें सुक्रोज पाया जाता है। और पौधों की बात करें तो इसमें पौधों में आपका एमाइलेज पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका नंबर 3,
प्राणिज स्टार्च क्या है, यानी एनिमल स्टार्च किसे कहते हैं? तो अगर हम प्राणी स्टार्च की बात करें तो ये आपका जो ग्लाइकोजन होता है, इसे हम प्राणी स्टार्च यानी एनिमल स्टार्च के नाम से जानते हैं। और आपको पता है कि जो आपका यकृत और कंकाल होता है शरीर का, उसकी जो मांसपेशियां होती हैं वो ग्लाइकोजन की ही बनी होती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और बात करें अगर हम सेलुलोज की बात करें, जो कि अभी हमने बताया था कि जो सेलुलोज जो पेड़ों की कोशिका भित्ति होती है, या आप कह सकते हो जो छाल होती है पौधों की, वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है। सेलुलोज की और बात करें तो सेलुलोज की खोज 1838 में रसेल महोदय ने की थी। ठीक है। और जो सेलुलोज होता है, अभी बताया कि जड़ और पत्तेदार सब्जियों में भी पाया जाता है। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो है आपका C6H10 और O5। ये सेलुलोज का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। सुक्रोज आपको बताया ही था कि मीठी चीज़ों में पाया जाता है, जैसे चीनी यानी चीनी का ये रासायनिक नाम भी होता है। चुकंदर और गन्ना जैसे उसमें पाया जाता है। माल्टोज के बारे में भी बताया था, ये आपका दूध, माल्टोज आपका अनाज में पाया जाता है। ठीक है। और आपका जो लैक्टोज होता है वो दूध में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यह रोग अति भयंकर एवं घातक रोग है, यानी द डिसीज वेरी डेंजरस एंड डेडली। तो कौन सी ऐसी बीमारी है जो बहुत अति भयंकर और घातक है? तो एड्स आपकी बहुत ही घातक बीमारी है। ठीक है, AIDS। तो दोस्तों एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स का जो वायरस होता है उसका नाम होता है HIV। ठीक है। और HIV का फुल फॉर्म है, H से है आपका ह्यूमन, और I से है आपका इम्यूनो डिफिशियंसी। ठीक है। और V से आपका है वायरस। ठीक है। अगर हम इसकी खोज की बात करें तो HIV की जो खोज हुई थी वो की थी मोन्टैग्नियर महोदय ने की थी। ठीक है। और ये की गई थी 1983 में। तो ये भी आपको याद रखना है। HIV यानी एड्स के बारे में भी याद रखना है। ठीक है। एड्स आपकी अति भयंकर और घातक बीमारी है और इसके वायरस का नाम है HIV। इनके फुल फॉर्म भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति को क्या कहते हैं? यानी कि जैसे हम बीमार होते हैं, इसके बाद ठीक हो जाते हैं, तो वो रोगों से लड़ने वाली जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक शिशु का मुख्य आहार क्या होता है? द मेन फूड ऑफ बेबी। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, दूध एक शिशु का मुख्य आहार होता है, और वो भी माँ का दूध बच्चों के लिए सबसे प्रमुख आहार होता है। ठीक है। इसके बाद है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, यानी क्वेश्चन है आपसे कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इज, यानी कौन सा ऐसा तत्व है जो एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। तो इसमें अगर हम सही आंसर की बात करें दोस्तों, तो इनमें से कोई नहीं है। एक जटिल कार्बोहाइड्रेट इनमें से कोई नहीं है। और इसका जो सही आंसर होना चाहिए था वो आपका होना चाहिए था स्टार्च।
स्टार्च जो होता है एक जटिल जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। इसके अलावा जो जटिल कार्बोहाइड्रेट है ये मटर, सेम, अनाज आदि सब्जियों में पाया जाता है, ठीक है। और जो आपका स्टार्च है यानी जो जटिल कार्बोहाइड्रेट है वो तो स्टार्च है। स्टार्च एक प्रकार का फाइबर है, स्टार्च एक प्रकार का फाइबर भी है। और इसकी जो खोज है वो 1716 में, स्टार्च की खोज 1716 में लिविन हॉक ने की थी, लोविन हॉक महोदय ने की थी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो स्टार्च है आपका, इसके दो भाग होते हैं, एक होता है आपका एमाइलेज और दूसरा होता है आपका एमाइलोपेक्टिन। इसके दो भाग होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 8। इसमें पूछा जा रहा है कि संक्रामक रोग फैलते हैं यानी इन्फेक्शियस डिसीज आर स्प्रेड, यानी किससे फैलते हैं। तो जो आपके संक्रामक रोग होते हैं वो जल द्वारा भी फैलते हैं, संपर्क द्वारा भी फैलते हैं और हवा द्वारा भी फैलते हैं, ठीक है। जैसे आपका टीबी एक संक्रामक रोग है और ये जल, संपर्क व हवा तीनों से फैलता है। तो इसका जो सही आंसर है वो डी नंबर है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, अधिकांशतः शिशु फार्मूला दूध बनता है, यानी कि जो शिशुओं का दूध होता है वो किससे बनता है। गाय के दूध से बनता है, भैंस के दूध से बनता है, या ए बी दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपका शिशु फार्मूला दूध है वो गाय के दूध से बनता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे का मस्तिष्क अधिक तेजी से विकसित होता है, यानी कितने दिनों में बच्चे का मस्तिष्क अधिक तेजी से विकसित होता है। तो 1000 दिनों में बच्चे का मस्तिष्क सबसे अधिक तेजी से विकसित होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ए नंबर है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसव पूर्व अवस्था की अवधि होती है, यानी कि बच्चे के जन्म लेने से पहले की अवस्था कितने दिनों की होती है, यानी प्रसव पूर्व अवस्था यानी पेरेंटल स्टेज कितने दिनों की होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपकी 0 से 280 दिन, यानी प्रसव पूर्व अवस्था 280 दिनों की होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका कि कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या है, ठीक है। चावल, दूध, गुड़, आलू, क्या है आपका। तो जो आपका कैल्शियम का मुख्य स्रोत है वो आपका दूध है, ठीक है। दूध चाहे गाय का हो या भैंस का हो या बकरी का, सभी में कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और वैसे हम अगर कहें तो संपूर्ण आहार भी आपका दूध ही होता है। तो इसमें जो कैल्शियम की जो प्रमुख स्रोत है वो आपका दूध है, ठीक है। अगर चावल की बात करें तो चावल मुख्यतः प्रोटीन का स्रोत है, ठीक है। चावल मुख्यतः प्रोटीन का स्रोत है और इसमें चावल में 2 प्रोटीन प्रमुख रूप से पाई जाती हैं, एक है आपका थायमिन और दूसरा है आपका नियासिन। थायमिन और नियासिन प्रमुख रूप से पाया जाता है। और जो अगर गुड़ की बात करें तो गुड़ आपका आयरन का प्रमुख स्रोत है, ठीक है, यानी लौह का आपका प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा अगर विटामिन की बात करें तो B6 और B12 प्रमुख रूप से गुड़ से प्राप्त होता है। आलू की बात करें तो आलू आपका कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है आपका आलू, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं कि 13वें नंबर क्वेश्चन है कि रेशे का मुख्य स्रोत क्या है। रेशे यानी जो फाइबर का मुख्य स्रोत क्या है, यहाँ पे रेशा मतलब फाइबर का मुख्य स्रोत क्या है।
तो जो चावल होता है आपका, ये फाइबर का आपका प्रमुख स्रोत है। ठीक है, और आपको बताया था कि जो स्टार्च है आपका, उसका एक रूप फाइबर भी कहलाता है। तो जो चावल है वो स्टार्च यानी फाइबर का प्रमुख स्रोत है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि जल में अविलेय होता है, यानी कौन सा विटामिन है जो जल में आपका अविलेय होता है? तो विटामिन डी, ये आपका जल में अविलेय होता है। दोस्तों विटामिन आपके दो प्रकार होते हैं। आपसे पूछा जाता है कि वसा में कौन कौन से घुलनशील विटामिन हैं और जल में कौन कौन से घुलनशील विटामिन हैं। ठीक है, तो जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं उनके नाम आप याद कर सकते हैं। यानी वसा में घुलनशील विटामिन इनका है ए, डी, ई और के। यानी वसा में ई, डी, ई, के ये विटामिन घुल जाते हैं। जबकि अगर जल में बात करें तो जल में आपका जो बचे हुए हैं यानी बी और सी, ये जल में घुलनशील है। यानी ए, डी, ई, के जल में नहीं घुलते, केवल वसा में घुलते हैं, और बी, सी ये जल में घुलते हैं, वसा में नहीं घुलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो सी और बी ये आपका जल में घुलनशील हैं, लेकिन ई, ए, डी, ई, के ये वसा में घुलनशील है। लेकिन यहाँ से हमसे पूछा गया है कि जल में अविलेय कौन है, तो इसका सही आंसर है डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि यह रोग मक्खी द्वारा फैलता है, यानी ऐसा कौन सा रोग है जो मक्खी द्वारा फैलता है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हैजा है। हैजा मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग है। ठीक है, इसके अलावा टाइफाइड, पेचिस ये भी मक्खी द्वारा फैलने वाले रोग हैं। टाइफाइड, पेचिस, हैजा ये मक्खी द्वारा फैलते हैं। मलेरिया आपको पता है मच्छर के द्वारा फैलता है। और टिटनेस आपको पता है कि पुराना लोहा अगर शरीर में लग जाता है तो उससे फैलता है आपका। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक वसा का कार्य नहीं है? यानी वसा को हम इंग्लिश में बोलते हैं फैट। फैट का प्रमुख कार्य क्या नहीं है? शरीर का निर्माण करना, ऊर्जा प्रदान करना, लंबी अवधि तक संतुष्टि प्रदान करना, प्रोटीन की बचत करना। ठीक है, तो इनमें से आपका दोस्तों जो वसा है वह शरीर का निर्माण भी करता है, ऊर्जा भी शरीर को प्रदान करता है, प्रोटीन की बचत भी करता है, लेकिन लंबी अवधि तक संतुष्टि इसका कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है सी, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है नहीं। दोस्तों जब भी कभी आपको नहीं वाला क्वेश्चन मिलता है तो उसको आपको ध्यान से करना होता है। ठीक है, तो इसमें हमसे नहीं पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सी नंबर है। अगला क्वेश्चन है रेशे से लाभ होते हैं, यानी जो फाइबर है आपका, फाइबर से क्या क्या लाभ होता है? तो फाइबर से कब्ज के उपचार में भी लाभ मिलता है, वजन कम करने में भी लाभ मिलता है, मधुमेह के नियंत्रण में भी लाभ मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है डी नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि हम लोगों को प्रतिदिन पानी पीना चाहिए, यानी कितने गिलास हमें पानी प्रतिदिन पीना चाहिए? तो ये तो सामान्य सा क्वेश्चन है। 6 से 8 गिलास पानी प्रतिदिन पीना चाहिए। और यहाँ पर हम बता दें कि उम्र के हिसाब से, शरीर के हिसाब से पानी का डिसाइड होता है, लेकिन सामान्यतः माना जाता है कि 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। 19 नंबर क्वेश्चन है कि BCG का टीका किस रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है? यानी BCG का टीका किसके लिए लगाया जाता है? ठीक है, तो जो BCG का टीका है वो तपेदिक के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। और यहाँ पे तपेदिक का मतलब टीबी से है। ठीक है, तो टीबी की रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, रैबीज आपको पता है कि कुत्ता जब काट लेता है तो कुत्ते के वायरस से बचाव के लिए रैबीज का टीका लगता है। ठीक है, और जो रैबीज एक वैक्सीन है, रैबीज के वैक्सीन की खोज जो की थी वो लुई पाश्चर महोदय ने की थी। ठीक है, और जो पोलियो का टीका है इसकी जो खोज की थी वो
जोनास जोनास्क साल्क महोदय ने की थी। पोलियो के टीके की खोज जोनास्क साल्क महोदय ने 1952 में की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और पोलियो की जो वैक्सीन का नाम है उसका नाम है IPV। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो टिटनेस का टीका है या टिटनेस का जो टीका लगता है उसका नाम है टिटेनस वैक्सीन यानी TT। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। 20वें नंबर का क्वेश्चन है आपका कि जल का सूत्र क्या है। ये तो हमेशा हम पढ़ते रहते हैं। उसका आपका है H2O, यानी इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन का एक ही होता है, H2O। ठीक है, आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में फिटकरी का सूत्र बताना है। फिटकरी को हम एलम भी बोलते हैं। ठीक है, तो फिटकरी को एलम भी बोलते हैं। तो आपको फिटकरी का सूत्र कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पोषण नीति को कब अपनाया गया है, यानी नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी भारत में कब लाई गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो 1993 है। ठीक है, 1993 में इसे लाया गया था। और इसका जो पहले नाम होता था वो था ओमेन चाइल्ड डेवलपमेंट इसका पुराना नाम था। ठीक है, और 1995 में इसका नाम बदल करके नेशनल पोषण नीति रखा गया था। ठीक है, नेशनल प्लान रखा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का कि वसा में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं। तो अभी हमने आपको बताया था कि ADEK ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं और जो B और C होते हैं ये आपके जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि शिशु का दूध छुड़वाने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए, यानी कि शिशु जब माँ का दूध पीता है तो उसको कितने दिनों बाद छुड़वाने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम बता दें कि बच्चा माँ का दूध जितने लंबे समय तक पिएगा उतना ही उसके लिए अच्छा होता है। तो ऐसा कुछ निर्धारित नहीं है कि छुड़वाने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है D नंबर। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का कि मिड डे मील कार्यक्रम लागू हुआ था, यानी मिड डे मील कार्यक्रम कब लागू हुआ था। तो मिड डे मील जो कार्यक्रम था दोस्तों ये 15 अगस्त 1995 को लागू हुआ था। और इसका जो पुराना नाम था वो था प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता। पुराना नाम क्या था? प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता। और 2007 में इसका नाम बदल के रख दिया गया मिड डे मील। तो मिड डे मील शुरू कब हुआ था? 15 अगस्त 1995। पहले इसका नाम था प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता और इसे 2007 में इसका नाम बदलकर मिड डे मील कर दिया गया था। ठीक है। और दोस्तों मिड डे मील जो कार्यक्रम है वो सबसे पहले लागू हुआ था तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में लागू हुआ था। यानी कि मिड डे मील कार्यक्रम लागू होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आपका तमिलनाडु है। ठीक है, और तमिलनाडु की राजधानी आपको पता है चेन्नई है। चेन्नई। आपको दोस्तों साउथ इंडिया के जो राज्य हैं उनको कमेंट बॉक्स में उनके नाम लिखने हैं और उनके साथ साथ राजधानियां भी लिखनी है। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज को यह भी कहा जाता है, यानी ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या है? तो ग्लूकोज का दूसरा नाम रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर भी है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और आपको पता है कि शर्करा की अधिकता से मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, मधुमेह
रोग हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ग्लूकोज का एक और नाम है जिसका नाम है डेक्सटोज। क्या नाम है? डेक्सटोज। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ग्लूकोज का वो होता है C6H12 और O6। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरे पेड़ पौधों में पाया जाने वाला वर्णक कहलाता है, यानी ग्रीन प्लांट्स कंटेन ए पिगमेंट कॉल्ड। यानी कि पेड़ पौधे जो आपको हरे दिखाई देते हैं तो उनमें हरा रंग किस कारण से होता है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो उसका नाम है क्लोरोफिल। यानी पेड़ पौधे हरे होते हैं क्लोरोफिल के कारण, और इसे हरित लवक भी कहते हैं। हरित लवक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपको पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ते हैं, जबकि जो मनुष्य होते हैं वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में वायुमंडल में छोड़ते हैं। यानी जितने भी जीव हैं वो ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, लेकिन जितने भी पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर रहे हैं और ऑक्सीजन आपके छोड़ रहे हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो 0.36% पाई जाती है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं उसमें सबसे ज़्यादा गैसों का परसेंटेज क्या है। या वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं उनका नाम बताना है और क्रम से बताना है, सबसे अधिक कौन सी है, उसके बाद ऐसे करके आपको बताना है। ठीक है दोस्तों। और अगर हम सूर्य की किरणों की बात करें तो सूर्य की किरणों से इंसान को कौन सी विटामिन प्राप्त होती है, तो विटामिन डी प्राप्त होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है, यानी परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक होता है। तो इसका जो सही आंसर है पौष्टिक तत्व, यानी न्यूट्रिशियन एलिमेंट्स। परिवार के स्वास्थ्य के लिए पोषण तत्व युक्त भोजन देना ही लाभकारी होता है उनके स्वास्थ्य के लिए। 28 नंबर क्वेश्चन है कि आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व क्या है। फैक्टर्स अफेक्टिंग मील प्लानिंग आर। तो दोस्तों जो आहार आयोजन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला जो तत्व है वो है आपका आयु तथा लिंग, यानी कि किस उम्र के लिए हम देख रहे हैं, और पुरुष के लिए देख रहे हैं कि महिला के लिए देख रहे हैं। तो आयु और लिंग सबसे ज़्यादा आहार आयोजन को प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर है सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, आहार आयोजन के अनुसार रात्रि में भोजन लेना चाहिए, यानी क्या लेना चाहिए, चाय, पापड़ या समोसे। तो आपको भी आप देखकर ही बता सकते हैं दोस्तों, न चाय न पापड़ न समोसे, इनमें से कोई नहीं लेना चाहिए। इसका आंसर जो है वो डी नंबर है। ठीक है। रात्रि में भोजन आपको पता है कि खाना खाने से पहले 2 या 3 घंटे पहले खाना आपको खाना है, वो भी हल्का खाना लेना है। अगर आपको 4 रोटियों की भूख लगी है तो आपको 2 ही रोटियों को खाना है। ठीक है। तो ये रात्रि का भोजन होता है, बाकी पापड़, चाय, समोसा इनमें से कोई नहीं है। इसके बाद अगला है कि आहार आयोजन के लाभ होते हैं, यानी बेनिफिट ऑफ डाइट प्लानिंग। तो डाइट प्लानिंग का जाहिर सी बात है धन की बचत भी होती है, समय की बचत भी होती है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि आहार आयोजन अगर आप करते हैं, प्लानिंग के साथ अगर भोजन करते हैं आप, तो आप बीमारियों से बचते हैं, और बीमारियों से बचेंगे तो आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, जिससे आपके धन की बचत होगी। और हॉस्पिटल जाने के बाद आपको पता है कि समय की कितनी बर्बादी होती है, घंटों लाइन लगानी पड़ती है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है डॉक्टर से, तो आपकी समय की भी बचत होगी। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सी नंबर है, ए और बी दोनों।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों 31 नंबर का, संतुलित आहार के घटक हैं यानी कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, यानी कि आपका जो आहार होना चाहिए, संतुलित आहार, वो कैसा होना चाहिए? सभी पोषक तत्व, सिर्फ प्रोटीन और विटामिन, सिर्फ वसा और तेल, सिर्फ विटामिन एवं कैल्शियम। तो इस क्वेश्चन से ही आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि इसका आंसर सही क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ए नंबर यानी सभी पोषक तत्व होने चाहिए। ठीक है, पोषक तत्वों के बारे में हम और बात करें तो जो पौष्टिक तत्व हैं आपके, पौष्टिक तत्व, ये दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं। अब वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला नंबर है आपका कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसके बाद है प्रोटीन, इसके बाद है आपका अगला है वसा, 3 ये हो गए। ठीक है, इसके बाद है विटामिन, इसके बाद है आपका खनिज लवण, खनिज लवण और जल। जल भी दोस्तों आपका पौष्टिक तत्व के रूप में ही शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि पोषक तत्व 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम आपसे बात करें कि कार्बोहाइड्रेट और जो वसा हैं आपके, ये आपको ऊर्जा देते हैं। ठीक है, ये ऊर्जा देते हैं। इसके अलावा जो आपका विटामिन, जल और खनिज तत्व हैं, खनिज तत्व हैं, विटामिन, जल और खनिज तत्व, ये आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं, आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका प्रोटीन है, प्रोटीन और कुछ खनिज लवण भी हैं, वो आपके वृद्धि कारक होते हैं यानी शरीर को वृद्धि प्रदान करते हैं। तो ये जो 6 पोषक तत्व हैं उनमें से जो कार्बोहाइड्रेट और वसा हैं ये शरीर को ऊर्जा देते हैं, जो विटामिन, जल और खनिज तत्व हैं ये सुरक्षा करते हैं शरीर की, और प्रोटीन और कुछ खनिज लवण ये शरीर को वृद्धि प्रदान करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पोषक तत्वों को बांटा गया है, यानी कि पोषक तत्वों को निम्नलिखित कितने भागों में बांटा गया है? तो पोषक तत्व 2 भागों में बटे हुए हैं। एक आपके हैं अकार्बनिक और दूसरे हैं आपके कार्बनिक। ठीक है, तो अकार्बनिक कौन से हैं? जैसे कि आपका लोहा, जस्ता, ये सब अकार्बनिक हैं। और इसके अलावा जो कार्बनिक हैं उनमें जैसे कि प्रोटीन, शर्करा, विटामिन, ये सभी आपके कार्बनिक हैं। तो प्रोटीन पौष्टिक तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है, एक है आपका अकार्बनिक और एक है आपका कार्बनिक। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का कि दूध, अंडा और मांस, मछली अच्छे स्रोत हैं किसके? यानी दूध, अंडा और मांस, मछली से आपको क्या प्राप्त होता है? तो इन सब से दोस्तों आपको प्रोटीन सबसे ज़्यादा मिलता है, यानी दूध, अंडा, मांस और मछली ये सब प्रोटीन के स्रोत हैं। ठीक है, तो प्रोटीन अभी हमने आपको बताया कि शरीर की वृद्धि के लिए ज़रूरी है। ठीक है, और ये आपके 7 प्रकार के होते हैं, प्रोटीन आपके 7 प्रकार के होते हैं। और जो प्रोटीन होता है वो दोस्तों आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर, इन तत्वों से मिलके आपका बनता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है प्रोटीन 7 प्रकार का होता है और इसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर से मिलकर के ये बना होता है। ठीक है, और प्रोटीन का जो दूसरा नाम है उसका नाम है पॉलीपेप्टाइड्स, यानी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और अभी हमने बताया वसा और कार्बोहाइड्रेट से शरीर को ऊर्जा मिलती है, विटामिन, जल, ये आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो ये भी हमने बताया। ठीक है, और भी बताया था कि जो विटामिन है जिसमें आपका वसा
और एक आपका जल है, यानी वसा में घुलनशील कौन से थे, ए, डी, ई और के थे, और जल में जो थे वो आपके बी, सी थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि मानव जीवन की सबसे पहली अनिवार्यता क्या है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि मानव जीवन यानी कि जैसे ही मनुष्य का जन्म होता है इस धरातल पर, सबसे पहले उसे भूख लगती है। ना तो वस्त्र की ज़रूरत होती है, ना मकान की ज़रूरत होती है, सबसे पहले उसे खाने की ज़रूरत होती है। तो पहली अनिवार्यता उसका भोजन है। इसके बाद है 35वें नंबर का कि कौन सा पोषक तत्व हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है। ठीक है, तो अभी हमने आपको जस्ट बताया था कि 6 प्रकार के थे, उसमें जो सुरक्षा करने वाला जो काम था वो किसका था, सुरक्षा करने वाला काम विटामिन, जल और खनिज तत्वों का था। ठीक है, प्रोटीन ये वृद्धि करता है शरीर की, कार्बोहाइड्रेट और वसा इनसे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे आहार का लगभग आधा हिस्सा होना चाहिए, यानी जितना भी हम खाना खाते हैं उनमें से हमें आधा हिस्सा क्या लेना चाहिए। तो दोस्तों उसमें जो आधा हिस्सा होना चाहिए फल, आधा हिस्सा हमारे शरीर का जो होना चाहिए उसमें फल और दूध को शामिल करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि दूध से आपको पता है कि कैल्शियम की प्राप्ति होती है और फलों से हमें विभिन्न प्रकार के विटामिन और प्रोटीन की प्राप्ति होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का कि ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है। तो ऊर्जा देने वाला आपका कार्बोहाइड्रेट्स है और वसा, ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। विटामिन, जल और खनिज लवण ये सभी क्या करते हैं, शरीर की सुरक्षा प्रदान करते हैं शरीर को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। दोस्तों अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स को मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है आपका मोनोसैकराइड्स, दूसरा है आपका डाइसैकराइड्स, एक है आपका पॉलीसैकराइड्स। ठीक है, तो मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट के 3 भाग हैं, मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स। ठीक है, इसके बाद जो आपका मोनोसैकराइड्स है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपका ग्लूकोज, ठीक है, और दूसरा है आपका गैलेक्टोज। इसको 2 भागों में बांटा गया है, मोनोसैकराइड्स को ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ठीक है, इसके बाद जो आपका डाइसैकराइड्स है उसको भी मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से, पहला है आपका सुक्रोज, दूसरा है आपका माल्टोज और तीसरा है आपका लैक्टोज। दोस्तों इसी प्रकार से आपको भी क्रम से लिख लेना है कि कार्बोहाइड्रेट्स को 3 भागों में बांटा गया है, मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स। इसके बाद मोनोसैकराइड्स को 2 भागों में बांटा गया है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। डाइसैकराइड्स को 3 भागों में बांटा गया है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ठीक है, इसके बाद जो आपका पॉलीसैकराइड्स है उसको मुख्यतः आपका बांटा गया है जैसे कि स्टार्च। ठीक है, इसके बाद है आपका ग्लाइकोजन, इसके बाद है आपका सेल्यूलोज, और इसके बाद है आपका पेक्टिन, और अगला है आपका हेमीसेल्यूलोज। ठीक है, तो ये प्रमुखतः आपके कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण है, तो इनको आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य क्या हैं? तो जो भोजन होता है वो संवेगात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि भी करता है, यानी इमोशनल नीड्स की सेटिस्फाइड करता है, और भावनाओं को भी व्यक्त करता है। ठीक है, तो ये भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य हैं, यानी ए और बी दोनों सही हैं। इसके बाद है, संतुलित आहार महत्वपूर्ण है। तो संतुलित आहार सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है आपका। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सी नंबर है। ठीक है, इसके बाद है 40वें नंबर का क्वेश्चन है कि वे व्यक्ति जो मानसिक कार्य करते हैं उन्हें क्या कहलाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, जो मानसिक कार्य करते हैं उन्हें माना जाता है अधिक सक्रिय या अधिक क्रियाशील माना जाता है। तो इसका ए नंबर है। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है कि संतुलित आहार प्रत्येक व्यक्ति का होता है। तो जाहिर सी बात है, संतुलित आहार का प्रभाव है वो लिंग और आयु के अनुसार डिसाइड होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वो भिन्न भिन्न होता है। संतुलित आहार सबका भिन्न भिन्न होता है। संतुलित आहार में आपके खनिज लवण भी होने चाहिए, विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, जल, ये सब की मात्रा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पोषक तत्व नहीं है? पोषक तत्व हमने अभी 6 बताए थे आपको। एक आपका विटामिन भी था। ठीक है, इसके अलावा आपका जल भी था। पोषक तत्वों में दोस्तों हमने आपको 6 बताए। दोस्तों, जो पोषक तत्व हमने 6 बताए थे, जल, खनिज लवण, विटामिन भी शामिल है, लेकिन दूध शामिल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स था आपका, प्रोटीन था, और आपका वसा। ये 6 प्रमुख पोषक तत्व हैं आपके, तो ये आप याद रखना है। इसके बाद है, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है? तो दोस्तों, जो संतुलित आहार को प्रभावित करने वाला तत्व है वो प्रमुख रूप से है आपकी क्रियाशीलता भी है। ठीक है, जलवायु और मौसम भी प्रभावित करते हैं। तो इसका तो सही आंसर है आपका सी नंबर है, यानी ए और बी दोनों। इसके अलावा संतुलित आहार को स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है। ठीक है, और शारीरिक अवस्था भी प्रभावित करती है, यानी कि कौन सी उम्र है आपकी। ठीक है, तो ये भी प्रभावित करता है। इसके अलावा आयु भी प्रभावित करती है आपका, और लिंग भी प्रभावित करता है। तो ये आपको याद रखना है कि संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी है तो वसा में घुलनशील है, जल में घुलनशील है, या तीनों में घुलनशील है? तो दोस्तों, जो विटामिन सी होता है आपका, वो आपका जल में घुलनशील होता है, क्योंकि हमने बताया था कि बी और सी ये जल में घुलनशील हैं, और ए, डी, ई और के ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। विटामिन सी की अगर और बात करें तो विटामिन सी दोस्तों खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी का जो वैज्ञानिक नाम है उसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, इसका नाम है। ठीक है, यानी वैज्ञानिक नाम विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो विटामिन सी की कमी से रोग होता है उसका नाम है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, स्कर्वी रोग में होता क्या है? तो शारीरिक कमजोरी आ जाती है, शरीर जल्दी थकता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, और हड्डियों, मांसपेशियों तथा जोड़ों में भी दर्द होता है। तो ये भी आपको याद रखना है विटामिन सी के बारे में। अगला क्वेश्चन है, इम्यूनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों इम्यूनोलॉजी में आपका जो अध्ययन किया जाता है प्रमुखतः प्रतिरक्षा प्रणाली का अध्ययन किया जाता है कि आपके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कितनी है। ठीक है,
तो ये आपको याद रखना है। तो ए नंबर सही है। इसके बाद है विटामिन के। विटामिन के का कार्य क्या है? विटामिन के रक्त का थक्का जमना, संक्रमण से सुरक्षा करना, ए या बी दोनों, या कोई नहीं। तो दोस्तों जो विटामिन के होता है आपका, उसका प्रमुख कार्य होता है रक्त का थक्का जमना और संक्रमण रोगों से सुरक्षा करना। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है सी नंबर। ठीक है दोस्तों, विटामिन के बारे में और बात करें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपका फ्लिक्विनोन। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम फ्लिक्विनोन है और इसकी जो खोज है 1933 में डॉक्टर डैम महोदय ने की थी। विटामिन के की खोज किसने की थी? तो डॉक्टर डैम ने की थी और इसका जो वैज्ञानिक नाम है फ्लिक्विनोन है। ठीक है, और इसका प्रमुख कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन भी इसे कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है उपचारात्मक आहार का अर्थ है, यानी मीनिंग ऑफ थेरेप्यूटिक डाइट। तो उपचारात्मक आहार का मतलब है रोगी को दिया जाने वाला आहार। रोगी को दिए जाने वाले आहार को हम क्या कहते हैं? उपचारात्मक आहार। अब आपको पता है कि जब बीमारी होती है आपको, तो आपको हल्का खाने के लिए कहा जाता है, जैसे कि दलिया खाना, मूंग की दाल का सेवन करना, फलों का सेवन करना, ये सब आहार उपचारात्मक आहार के अंदर आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रतौंधी होने का कारण क्या होता है, यानी रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो रतौंधी है आपका विटामिन ए की कमी से होता है। तो ये आपको याद रखना है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग आपका विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग आपका रतौंधी है। ठीक है, अगर हम विटामिन ए के बारे में और बात करें आपसे, तो विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है आपका रेटिनाल। ठीक है, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनाल। इस विटामिन को प्रोविटामिन ए भी कहा जाता है। प्रोविटामिन ए भी कहा जाता है। ठीक है, जो विटामिन ए है, यानी आँखों की रोशनी के लिए विटामिन ए की ही आवश्यकता होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा हम और जो विटामिन आपके दिए हैं, इनके हम अगर वैज्ञानिक नामों की बात करें तो सी का तो आपको बताया था, एस्कॉर्बिक एसिड है। बी का वैज्ञानिक नाम आपका है थायमिन। विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम है थायमिन। डी का यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन डी का हम बता देते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेराल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और विटामिन ई का जो वैज्ञानिक नाम है, इसका नाम है टेकोफेराल। ठीक है दोस्तों, ये आपके जो ए बी सी डी ई और के विटामिन हैं, इनके वैज्ञानिक नाम को अगर हमें याद करना हो तो एक सूत्र है आपका, सूत्र है रथ एक टॉफ़ी। ठीक है, यानी कि ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, तो ए का रा से हो गया आपका रेटिनाल, बी का वैज्ञानिक नाम था से हो गया थायमिन, सी का वैज्ञानिक नाम ए से हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, और डी का वैज्ञानिक नाम का से हो गया कैल्सीफेराल, ई का वैज्ञानिक नाम टा से हो गया टेकोफेराल, और के का वैज्ञानिक नाम आपका एफ से हो गया फ्लिक्विनोन। ठीक है, तो ये आपको ट्रिक भी याद रखना है। आगे देखते हैं, ज्वर की स्थिति में क्या बढ़ जाता है?
तो जब ज्वर होता है शरीर में, यानी जब बुखार होता है, तो आपका जो बढ़ता है वो बढ़ता है BMR, ठीक है। और BMR का फुल फॉर्म होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। BMR का फुल फॉर्म बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। और अगर हम IMR की बात करें तो IMR का फुल फॉर्म होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये IMR का फुल फॉर्म है। BMI का फुल फॉर्म अगर देखें तो इसका फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। और BP का तो आपको पता ही है, ब्लड प्रेशर इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों 50वें नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मोटापे का कारण नहीं है। तो मोटापे का कारण व्यायाम नहीं होता। दोस्तों आपको पता है कि लोग मोटापे को कम करने की व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये तो नहीं है। बाकी वंशानुक्रम भी होता है, आयु भी मोटापे का कारण बन सकती है, अधिक खाना तो होता ही होता है, ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज तो नहीं होता है। तो इसका जो आंसर है वो आपका C आंसर है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 51 नंबर का, कि आलू में पाया जाता है। तो यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे कि आलू में क्या पाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका है A नंबर, यानी आलू में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है, ठीक है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात रहता है इसमें, वो अनुपात होता है 2:1 का अनुपात होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा नाम श्वेतसार और कार्बोज भी है इसका नाम। और जो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स का जो स्रोत है, मुख्य स्रोत है, वो वनस्पति जगत है, ठीक है। वनस्पति जगत इसका मुख्य स्रोत है, ठीक है। दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसमें आपको पता है 6CO2 + 6H2O ये रहता है। जब इसकी क्रिया प्रतिक्रिया होती है तो जो निकल करके सामने आता है वो 6H12O6 + 6O2 ये आपका निकल करके आता है, ठीक है। तो ये प्रकाश संश्लेषण का सूत्र है। तो जो वनस्पति जगत है वो कार्बन और जल का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है और उससे ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कार्बोज के वर्गीकरण में हमने बताया था कि कार्बोज को यानी कार्बोहाइड्रेट्स को मुख्यतः पहले 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है, 3 भागों में बांटा जाता है। फिर इनके भी कई पार्ट्स हो जाते हैं। जो पहला भाग है यानी कि मोनोसैकेराइड्स है, वो 2 भाग में हो जाता है, एक आपका ग्लूकोज और दूसरा आपका ग्लैक्टोज हो जाता है। इसके बाद एक अगला था डाइसैकेराइड्स था, वो आपका 3 भागों में डिवाइड होता है, एक आपका सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ठीक है, इसमें डिवाइड हो जाता है। इसके अलावा जो आपका फिर तीसरा था वो था आपका पॉलीसैकेराइड्स, ये भी आपका 5 भागों में डिवाइड होता है, एक आपका स्टार्च, एक आपका ग्लाइकोजन, एक आपका सेल्यूलोज, एक हेमी सेल्यूलोज, एक आपका पेक्टिन, ठीक है। तो इसका भी हमने वर्गीकरण आपको बताया था। तो 51 नंबर का जो सही आंसर है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि अंडे और नॉन वेज में प्रचुर मात्रा में क्या होता है। तो अंडे और नॉन वेज यानी कि जो मांसाहारी लोग हैं, मांस खाते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो होता है आपका प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है, तो आपका प्रोटीन होता है। ठीक है, और अगर हम प्रोटीन के बारे में और बात करें अगर, तो प्रोटीन देखिए, अभी हमने बताया कार्बोहाइड्रेट्स में आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, लेकिन जो प्रोटीन होता है आपका, उसमें आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो रहता है, प्लस आपका नाइट्रोजन भी शामिल हो जाता है। ठीक है, तो एक नया तत्व जुड़ जाता है इसमें, नाइट्रोजन शामिल हो जाता है। ठीक है, और जो प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के प्रोटियास, क्या नाम उसका, प्रोटियास से हुई है, और इसका अर्थ होता है सर्वोत्तम खाद्य पदार्थ। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, हमारे शरीर में या भोजन में 22 प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, और इस 22 में से जो 10 अमीनो अम्ल या प्रोटीन, दोस्तों प्रोटीन को अमीनो अम्ल भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, 10 हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, और ये 10 आपके जो हैं वो हैं आपका, पहला है आपका ट्रिप्टोफैन, इसके बाद है थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, इसके बाद थ्रियोनिन, इसके बाद है हिस्टिडीन, इसके बाद है आपका ऑर्जिनिन, इसके बाद है ल्यूसिन, इसके बाद है लाइसिन। ल्यूसिन और लाइसिन दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका आइसोल्यूसिन, इसके बाद है मिथियोनिन, इसके बाद है वैलिन, और इसके बाद है लास्ट 10वां नंबर है फिनाइल एलानिन। ये 10 ऐसे प्रोटीन हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो इसका मतलब है डी नंबर सही है, 52 नंबर का। ठीक है, इसके बाद 53 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग मतलब है कि दूसरे के संपर्क से ये होता है। तो दोस्तों जो संक्रामक रोग है वो आपका है खसरा। खसरा एक संक्रामक रोग है। ठीक है, इसके अलावा और अगर संक्रामक रोग की बात करें तो आपका एक फ्लू होता है, वो भी संक्रामक होता है। HIV यानी एड्स भी संक्रामक होता है। कोविड-19 जो आया था वो भी संक्रामक था। इसके अलावा सल्मोनेला एक रोग होता है, ये भी आपका संक्रामक होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो आपका जो चेचक है ये भी संक्रामक होता है। हैजा ये भी संक्रामक होता है। डेंगू ये भी संक्रामक होता है। और हेपेटाइटिस ये भी आपका संक्रामक होता है। ठीक है, तो इनको भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन का स्राव कम होता है, यानी किस रोग में इंसुलिन का स्राव जो है वो कम होता है। तो मधुमेह यानी जो डायबिटीज़ है आपका, उसमें इंसुलिन का जो रिसाव होता है वो कम होता है। तो ये आपको याद रखना है। और जो मधुमेह रोग होता है वो ग्लूकोज की अधिकता से होता है। ग्लूकोज की अधिकता से जो रोग होता है वो आपका मधुमेह रोग
होता है। ठीक है, इसके बाद है 55 नंबर क्वेश्चन है कि अतिसार के क्या कारण है, यानी किन कारणों से डायरिया होता है। अतिसार को डायरिया बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये किस कारण से होता है। तो जो अतिसार रोग है आपका वो मुख्यतः अस्वच्छ भोजन यानी अनहाइजीनिक फूड्स लेने के कारण होता है। ठीक है, डायरिया आपका अस्वच्छ भोजन लेने के कारण होता है। 56 नंबर का क्वेश्चन है आपका, हम नियासिन को प्राप्त कर सकते हैं, यानी नियासिन आपका किससे प्राप्त होता है। तो जो नियासिन है दोस्तों वो सूखे खमीर से प्राप्त होता है। ठीक है, सूखे खमीर से प्राप्त होता है। और आपका संतरा, नींबू, इन सब से आपका विटामिन सी प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है 57 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना है आपको। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड। सूत्र हमने बताया था आपको, रथ एक टॉफ़ी, ये हमने आपको सूत्र बताया था, तो इससे आप आराम से निकाल सकते हो। तो दोस्तों जो बेरी रोग है वो विटामिन बी की कमी से होता है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। और जो घेंघा रोग होता है आपका, आपका जो घेंघा रोग है ये आपका आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से ये रोग होता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शरीर में कुल खनिज तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो जो हमारा शरीर है उसमें खनिज तत्वों की संख्या जो होती है वो लगभग 20 के आसपास रहती है। अगर दोस्तों हम खनिज तत्व या खनिज लवण का अगर वर्गीकरण करें तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तरफ आते हैं आपके मुख्य और एक तरफ आते हैं आपके गौण। अगर हम मुख्य तत्वों में बात करें तो आपका कैल्शियम यानी Ca, फास्फोरस यानी P, पोटेशियम यानी कि K, सल्फर यानी कि S, क्लोरीन यानी कि Cl और मैग्नीशियम यानी कि Mg, ये मुख्य तत्व हैं जो शरीर में रहते हैं। अगर हम गौण तत्वों की बात करें तो इसमें आपका लोहा यानी Fe, मैग्नीज यानी कि Mn, कॉपर यानी Cu, कोबाल्ट यानी Co, एल्युमिनियम यानी Al और जिंक यानी Zn, फ्लोरीन यानी F और आयोडीन यानी I, ये आपके गौण तत्व होते हैं। तो इनको भी आप लोग लिख लीजिएगा। मुख्य तत्व आपके कौन से हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, मैग्नीशियम, ये आपके मुख्य तत्व हैं। गौण तत्व में आपका लोहा है, मैग्नीज है, तांबा है, कोबाल्ट है, एल्युमिनियम है, जिंक है, फ्लोरीन है और आयोडीन, ये आपके मुख्य तत्व होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है 59 नंबर का कि आयोडीन एक प्रकार का है, यानी आयोडीन आपका क्या है। तो अभी हमने आपको बताया था कि आयोडीन आपका क्या है। तो आयोडीन एक खनिज लवण ट्रेस तत्व है। ट्रेस का मतलब गौण तत्व है। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया था कि गौण तत्व कौन कौन से हैं और आपके मुख्य तत्व कौन से हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो बी नंबर सही है 59 का। इसके बाद 60 नंबर का क्वेश्चन है आपका, कौन ताप नियंत्रक के रूप में कार्य करता है, यानी कि विच एक्ट्स एज ए टेम्परेचर कंट्रोलर। तो ताप नियंत्रण में आपका प्रोटीन भी काम करता है, वसा भी काम करता है और जल भी। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका डी नंबर है। ठीक है, यहाँ पे हम आपको बता दें कि मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होना चाहिए वो आपका होता है
60 यानी लगभग 37 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान होता है। फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये सामान्य तापमान होता है। अगर इससे कम होता है तो भी बुखार आता है और इससे ज़्यादा हो जाता है तो भी बुखार आता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और तापमान को किस यंत्र से मापते हैं, तो आपको पता है थर्मामीटर से मापते हैं, थर्मामीटर से मापते हैं, ठीक है। 61 नंबर का क्वेश्चन है कि उच्च रेशे युक्त आहार की संस्तुति की जाती है, यानी हाई फाइबर डाइट रिकमेंडेड इन, यानी कौन से व्यक्ति को ऐसा कहा जाता है कि आपको फाइबर युक्त भोजन ज़्यादा लेना चाहिए। तो जिसको कब्ज की समस्या होती है, कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या जिसे होती है, उसे कहा जाता है कि आपको फाइबर युक्त भोजन करना चाहिए। और फाइबर युक्त भोजन जैसे आपका चावल, ठीक है, ये प्रमुख फाइबर युक्त भोजन होता है। मधुमेह के बारे में तो आपको बताया था कि इंसुलिन की कमी के कारण आपका मधुमेह रोग होता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है संपूर्ण आहार है, यानी कंप्लीट फूड क्या है। तो कंप्लीट फूड आपका दूध होता है, दूध में आपके विटामिन्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होता है, वसा भी होती है और आपका कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ठीक है। तो दूध आपका संपूर्ण आहार माना जाता है। इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर को जल प्राप्त होता है, द बॉडी रिसीव्स वाटर फ्रॉम, यानी कि शरीर को जल किससे प्राप्त होता है, तो पेय के रूप में भी जल प्राप्त होता है और भोज्य पदार्थों में उपस्थित जल भी शरीर को प्राप्त होता है, यानी ए और बी दोनों सही हैं। यानी जब हम पानी पीते हैं तो भी शरीर को प्राप्त होता है, जब हम खाना खाते हैं तब भी शरीर को जल प्राप्त होता है, ठीक है। और जल का आपको सूत्र पता है, H2O होता है और इनका अनुपात अगर देखा जाए तो 2:1 रहता है। इसके बाद है कि 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम वसा में जो कैलोरी की मात्रा रहती है वो होती है आपकी 9 कैलोरी, ठीक है। दोस्तों, जो ऊर्जा का मात्रक होता है वो आपका कैलोरी होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक कैलोरी है और 1 ग्राम वसा से आपकी 9 कैलोरी शरीर को प्राप्त होती है। इसके बाद है दूध से बने उत्पाद हैं, यानी कौन से ऐसे पदार्थ हैं या जो दूध से बनते हैं। तो दही भी आपका दूध से बनता है, चीज़ यानी मक्खन भी दूध, आपका पनीर भी दूध से बनता है और मक्खन भी दूध से बनता है, तो इसका सही आंसर डी नंबर है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जड़ वाली सब्जी नहीं है, यानी कौन सी ऐसी सब्जी है जिसमें जड़ें नहीं होती हैं। तो गाजर भी आपको पता है मिट्टी के अंदर ही प्राप्त होता है, तो वो भी जड़ वाली है। मूली भी आपका नीचे ही प्राप्त होता है मिट्टी के, तो ये भी जड़ वाली है। आलू भी प्राप्त होता है तो ये भी जड़ वाली है। लेकिन पत्ता गोभी आपके मिट्टी के ऊपर रहता है, तो पत्ता गोभी आपकी जड़ वाली सब्जी नहीं है। इसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन है कि ओमेगा 3 वसी अम्ल के स्रोत हैं, यानी कि ओमेगा 3 जो फैटी एसिड होता है वो किससे प्राप्त होता है। तो ओमेगा 3 आपका मछलियों से प्राप्त होता है, ठीक है। मछली का जो फेफड़ा होता है, फेफड़े से ओमेगा 3 प्राप्त होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अंडे से पता है आपको प्रोटीन प्राप्त होता है, ठीक है। पालक से आपका आयरन प्राप्त होता है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है बर्थडे पार्टी में होना चाहिए, बर्थडे पार्टी में क्या होना चाहिए। तो बर्थडे पार्टी में केक, पेस्ट्री और चॉकलेट होना चाहिए, ठीक है। ये तो आप लोग भी बर्थडे पार्टी मनाते रहते हैं, तो आपको पता है कि क्या क्या होना चाहिए। इसके बाद है सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति का स्रोत है, यानी कि ऐसे तत्व जो शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो आपके जो विटामिन्स होते हैं ये शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्रोटीन शरीर की वृद्धि करते हैं, यानी कि अगर आपके शरीर में टूट फूट हो जाती है, हड्डी टूट जाती है, तो वो जोड़ने का काम प्रोटीन का है। कार्बोहाइड्रेट्स आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है,
इसके अलावा वसा भी आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। लेकिन जो विटामिन होते हैं वो शरीर की सुरक्षा करते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, योगर्ट सबसे अच्छा स्रोत है, यानी योगर्ट किसका सबसे अच्छा स्रोत है। तो योगर्ट से आपका एंटीऑक्सीडेंट भी प्राप्त होता है, विटामिन ई भी प्राप्त होता है, प्रोबायोटिक्स भी प्राप्त होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका डी नंबर होगा। इसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन है कि आंवला और नींबू उत्तम स्रोत हैं किसके। तो आंवला और नींबू से विटामिन सी प्राप्त होता है। जितने भी खट्टे फल होते हैं आपके उन सबसे विटामिन सी ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। विटामिन डी का कैल्सीफिराल है, विटामिन ए का रेटिनाल है और विटामिन बी का थायमिन है। ये आपके वैज्ञानिक नाम है। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे कहते हैं स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है और विटामिन बी की कमी से आपका बेरी रोग होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि अच्छी प्रतिरक्षा हम लोगों को बचाती है, यानी अगर हमारे अंदर इम्यूनिटी अच्छी है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, तो वो किससे बचाती है। तो जाहिर सी बात है कि वो सभी प्रकार के रोगों से बचाती है, ठीक है। और जिसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है वो लोग जल्दी बीमार होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। विटामिन बेरी जो रोग है आपका विटामिन बी की कमी से होता है, ये हमने आपको बताया था, ठीक है। शरीर में आयरन की कमी होने से एनीमिया रोग हो जाता है, ये भी हमने आपको बताया, ठीक है। शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है, ठीक है। और मोटापे से रक्तचाप प्रभावित होता है, मोटापे से शरीर का रक्तचाप प्रभावित होता है। इसके बाद 73 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षा के प्रकार हैं। तो प्रतिरक्षा आपकी प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी होती है और अर्जित प्रतिरक्षा भी होती है। तो इसका जो आंसर है वो सी नंबर है, यानी ए और बी दोनों सही है। यानी कुछ आपके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो जाती है और कुछ आपको अर्जित करनी पड़ती है, जैसे एक्सरसाइज वगैरह करना, अच्छी डाइट लेना, अच्छा पोषण युक्त खाना खाना, उससे भी आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली आती है। 74 नंबर का क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा बढ़ाने वाला भोज्य पदार्थ है, यानी क्या खाएं हम जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़े। तो लहसुन खाने से भी बढ़ती है, ब्रोकली खाने से भी बढ़ती है और पालक खाने से भी आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ती है। तो उपर्युक्त सभी। इसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन है कि सोयाबीन और मांस के भोज्य पदार्थ अच्छे स्रोत हैं, यानी सोयाबीन और मांस से सबसे ज़्यादा क्या प्राप्त होता है शरीर को। तो प्रोटीन की प्राप्ति होती है, ठीक है, ठीक है। वसा और कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्ति के अच्छे स्रोत हैं, ठीक है। और प्रोटीन से हमारे शरीर की वृद्धि और विकास होता है, ये भी आपको बताया था। प्रोटीन के भी दो पार्ट्स किए गए थे, मुख्य तत्व और गौण तत्व, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मेजर तत्व कौन से हैं और गौण तत्व कौन से हैं। अगला क्वेश्चन है कि आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है। तो हमारे शरीर को जो आवश्यक अमीनो अम्ल हैं आपके, अभी हमने बताया कि 10 तत्व होते हैं आपके आवश्यक अमीनो अम्ल को ही हम प्रोटीन भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमारे शरीर में वैसे तो 22 प्रकार के होते हैं प्रोटीन्स, लेकिन हमें 10 प्रकार के प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अभी हमने बताया था आपको पिछले किसी क्वेश्चन में कि वो 10 आपके जो प्रोटीन हैं, वो प्रोटीन या अमीनो अम्ल हैं, वो कौन कौन से हैं। तो आप उन्हें जा कर के नोट डाउन कर सकते हैं, उनका रिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद है आंवला और अमरूद
की प्राप्ति के अच्छे स्रोत हैं, यानी कि आंवला और अमरूद से क्या प्राप्त होता है? तो आंवला और अमरूद से विटामिन सी प्राप्त होता है, क्योंकि खट्टे फलों में विटामिन सी ही आपका होता है। ठीक है, इसमें से जो आपका आपका जो ए, डी, ई और के होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं, और जो बी और सी होते हैं आपके ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि किस पोषक तत्व की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, यानी ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग ऑस्टियोपोरोसिस है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, शरीर की हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, ज़रा से भी चोट लगने पर हड्डियां ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं। आयोडीन की कमी से आपका घेंगा रोग होता है, ये हमने आपको बताया था। आयरन की कमी से आपका एनीमिया हो जाता है, आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और कैल्शियम सबसे ज़्यादा किस में प्राप्त होता है? तो दूध से सबसे ज़्यादा कैल्शियम प्राप्त होता है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स और वसा मुख्य स्रोत हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और वसा से क्या प्राप्त होता है? तो ऊर्जा प्रदान होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर का निर्माण कौन करता है? तो प्रोटीन करते हैं, प्रोटीन शरीर का निर्माण करते हैं। और प्रोटीन में आपको पता है कि कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन भी आपका रहता है। ठीक है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स में बात करें तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और केवल ऑक्सीजन होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स में 3 तत्व और प्रोटीन में आपका नाइट्रोजन भी ऐड हो जाता है। ठीक है, रोगों से रक्षा कौन करता है? तो आपके विटामिन्स करते हैं सारे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद 80 नंबर का क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है। तो आयोडीन युक्त जो नमक है वो घेंघा रोग से बचाव के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि आपको पता है आयोडीन की कमी से घेंघा रोग ही होता है। बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। मलेरिया में तो आपको पता है कि मच्छर के काटने से मलेरिया आपका फैलता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका 81 नंबर का। साइनोकोबालमिन है, यानी साइनोकोबालमिन क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो विटामिन 12 है, विटामिन B12, यानी कि विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम आपका साइनोकोबालमिन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें विटामिन 2 के वैज्ञानिक नाम की, तो इसका नाम है राइबोफ्लैविन। विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम राइबोफ्लैविन है। B12 का तो साइनोकोबालमिन हो गया। विटामिन B6 का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका नाम है पैंटोथिनिक। क्या नाम है? पैंटोथिनिक। सॉरी दोस्तों, विटामिन C का जो वैज्ञानिक नाम है वो आपका है पायरिडॉक्सिन। विटामिन C का विटामिन B6 का वैज्ञानिक नाम है। विटामिन D का तो आपको पता ही है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन D का आपका कैल्सीफेरॉल है। इसके अलावा भी और भी कुछ विटामिन हैं, जैसे विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम थायमिन है। ठीक है, विटामिन B2 का आपको बता ही दिया। B3 का वैज्ञानिक नाम नियासिन है। विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम नियासिन है। यानी अभी आप देख रहे होंगे कि B जो है वो कई सारी विटामिनों का कॉम्प्लेक्स है, यानी B के कई पार्ट हैं आपके। ठीक है, इसके अलावा जो
विटामिन B4 का वैज्ञानिक नाम देखें तो विटामिन B4 का है कोलिन, विटामिन B4 का कोलिन है। विटामिन B7 का वैज्ञानिक नाम बायोटिन, बायोटिन, ठीक है। विटामिन B12 का तो आपको बता ही दिया हमने। विटामिन B9 का अगर बात करें तो इसका है फोलिक अम्ल यानी फोलिक एसिड, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। विटामिन B5 का अगर देखें तो इसका नाम है पैंटोथिनिक, पैंटोथिनिक। तो आपके जितने भी विटामिन्स हैं बी के अंतर्गत उन सब के वैज्ञानिक नाम एक ही जगह पर नोट डाउन करके रख लेने हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 82 नंबर का कि प्रोटीन कैलोरी की कमी से होता है, यानी प्रोटीन की कमी से क्या हो जाता है। तो प्रोटीन की कमी से दोस्तों क्वासियोरकर रोग हो जाता है। कैल्शियम की कमी से हमने आपको बताया ही था अभी, ठीक है। तो क्वासियोरकोर होता है प्रोटीन की कमी से। एनीमिया आपके लोहे की कमी से होता है यानी आयरन की कमी से होता है। हैजा दूषित जल पीने से होता है, ठीक है। टाइफाइड भी आपका दूषित जल पीने से ही होता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 83 नंबर का कि ऑस्टियोपोरोसिस। अभी तो थोड़ा सा हम अगर पिछले वाले क्वेश्चन पे और बता दें कि क्वासियोरकोर में होता क्या है, तो इसमें वज़न कम होता है, मांसपेशियां आपकी कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है, और एनर्जी भी आपकी कम हो जाती है, ठीक है। तो इस रोग ये क्वासियोरकोर का लक्षण है और ये प्रोटीन की कमी से होता है। इसके अलावा हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो पहली बात तो ये कैल्शियम की कमी से होता है, ठीक है, कैल्शियम की कमी से होता है। और जो कैल्शियम है आपका वो हड्डियों को मजबूती देता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर ऑस्टियोपोरोसिस आपको हो जाएगा तो आप किस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने लगेंगे, तो आपकी जो हड्डियां हैं वो आपकी कमज़ोर होने लगेंगी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो आपका संयुगी प्रोटीन होता है यानी कंजुगेटेड प्रोटीन आपका हीमोग्लोबिन होता है। और यहाँ पे हम बता दें कि खून का जो लाल रंग है यानी हमारे शरीर का जो ब्लड है वो लाल रंग का होता है, वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है, ठीक है। और जो हीमोग्लोबिन है वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पैलेग्रा रोग किसकी कमी से होता है। तो पैलेग्रा रोग जो होता है वो आपका होता है नियासिन की कमी से, ठीक है। और नियासिन अभी आपको बताया था कि B3 का वैज्ञानिक नाम है, थायमिन B1 का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, ये भी आपको बताया। तो पैलेग्रा रोग नियासिन की कमी से होता है। कैल्शियम की कमी से अभी ऊपर आपको बताया कौन सा रोग होता है, आपका ऑस्टियोपोरोसिस होता है कैल्शियम की कमी से, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। 86 नंबर क्वेश्चन है कि एस्कॉर्बिक एसिड को कहा जाता है, यानी एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है। तो विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और इसके बाद विटामिन डी का आपका कैल्सीफेरॉल है। विटामिन B6 की बात करें तो इसका है पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन B6 का वैज्ञानिक नाम है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम आपको पता ही है, रेटिनॉल है। इसके बाद है कि मधुमेह किस प्रकार की बीमारी है, यानी डायबिटीज इज विच टाइप ऑफ डिजीज। तो
जो आपका मधुमेह है ये चयापचय यानी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है सी नंबर। यानी जब मधुमेह रोग होता है आपको तो आपको भोजन पचाने में दिक्कत होने लगती है। ठीक है, तो ये आपका सही है। इसके बाद है 88 नंबर क्वेश्चन कि टाइफाइड किस प्रकार का ज्वर है। तो टाइफाइड आपका दीर्घकालिक ज्वर होता है यानी लॉन्ग टर्म होता है, क्योंकि पता है कि टाइफाइड का इलाज कराने के बाद एक तो उसे लंबा वक्त लगता है ठीक होने में, क्योंकि आपको पता है कि इसमें टाइफाइड में आपकी प्लेटलेट्स गिर जाती हैं, प्लेटलेट्स आपकी गिर जाती हैं, और अगर इसका अच्छे से उपचार ना कराया जाए तो एक बार ठीक होने के बाद भी ये फिर से हो सकता है। ठीक है, तो टाइफाइड एक दीर्घकालिक ज्वर होता है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सुमेलित है। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है कि सोयाबीन प्रोटीन, यानी कि सोयाबीन जो आपकी दाल होती है, सोयाबीन से सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा ही प्राप्त होती है। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है तो वो आपका सोयाबीन में ही होता है। यानी दालों में बात करें तो सबसे ज़्यादा दालों में सोयाबीन में ही सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डिप्थीरिया का लक्षण क्या है। डिप्थीरिया का लक्षण क्या है। तो जो डिप्थीरिया होता है आपका, डिप्थीरिया का प्रमुख लक्षण होता है कि इसमें गले की समस्या उत्पन्न होती है, गले में आपको दिक्कत होती है सांस लेने में। ठीक है, सॉरी, किसी खाने को अंदर ले जाने में परेशानी होने लगती है, तो डिप्थीरिया गले की समस्या होती है। 91 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कुपोषण का कारक नहीं है। ठीक है दोस्तों, कुपोषण का मतलब होता है कि शरीर को जितने तत्वों की ज़रूरत है, पोषक तत्वों की ज़रूरत है, उन तत्वों में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो शरीर कमज़ोर होने लगता है, उसे हम कुपोषण कहते हैं। ठीक है, तो कुपोषण का कारण कौन सा नहीं है। तो जलवायु, जलवायु आपका कुपोषण का कारण नहीं है। बाकी अज्ञानता भी आपकी कुपोषण का कारण है, अपर्याप्त भोजन भी कुपोषण का कारण है, और दोषपूर्ण पाचन, डिफेक्टिव डाइजेशन भी आपके कुपोषण का कारण होता है, लेकिन जलवायु आपका नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो सी नंबर है। 92 नंबर क्वेश्चन है कि फास्ट फूड के उदाहरण हैं। फास्ट फूड तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि बर्गर और पिज्ज़ा भी आपके फास्ट फूड के ही उदाहरण होते हैं। बाकी पास्ता, पराठा, तले हुए चावल और रोटी और सब्जियां ये आपके फास्ट फूड के उदाहरण नहीं हैं। बर्गर और पिज्ज़ा आपके फास्ट फूड के उदाहरण हैं। इसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन है कि त्वचा का झुर्रीदार, रूखी और बेजान हो जाना लक्षण है किसका। यानी किस कारण से त्वचा जो होती है झुर्रीदार हो जाती है, रूखी हो जाती है और बेजान हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि आप पर्याप्त पोषण के कारण, यानी इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन के कारण हमारे शरीर की जो त्वचा है वो झुर्रीदार, रूखी और बेजान हो जाती है। अगर उचित पोषण प्राप्त होगा तो हमें को आपकी समस्या ही नहीं आएगी पोषण की। हमारे शरीर को जब सब अच्छे से प्राप्त होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे शरीर का वृद्धि और विकास भी अच्छे से होगा। इसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन है कि दूध में प्रोटीन का जैविकीय मूल्य है। यानी दूध में प्रोटीन किस मात्रा में पाया जाता है। तो दूध में जो प्रोटीन होता है वो उच्च मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और जो दूध में जो प्रोटीन होता है उसका नाम है कैसीन। कैसीन, ठीक है, और जो दूध में अम्ल होता है उसका नाम है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, ठीक है, और दूध में जो कार्बोहाइड्रेट्स का रूप पाया जाता है उसे कहते हैं लैक्टोज। लैक्टोज, ठीक है, तो ये भी आपको
याद रखना है। और दूध जो कंपनियां बनाती हैं, यानी कि बच्चों का जो दूध बनाया जाता है वो गाय के दूध से बनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्किम्ड मिल्क पाउडर तैयार किया जाता है। स्किम्ड मिल्क पाउडर किससे तैयार किया जाता है? तो जो स्किम्ड मिल्क पाउडर है वो गाय के दूध से बनाया जाता है, अभी हमने आपको बताया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन की खोज सबसे पहले हुई थी। तो प्रोटीन की खोज 1838 में बर्जीलियस महोदय ने की थी। बर्जीलियस, प्रोटीन की खोज 1838 में बर्जीलियस महोदय ने की थी। और प्रोटीन हमारे शरीर को वृद्धि और विकास करता है। ठीक है, ये भी बताया था। प्रोटीन आपका दो प्रकार का होता है, एक आपका मुख्य होता है और एक आपका गौण होता है। ठीक है, ये दोस्तों खनिज लवण थे आपके। जो प्रोटीन होता है हमारे शरीर में तो 22 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, उनमें से 10 प्रोटीन हमारे शरीर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो हमने आपको बताए थे कौन कौन से आपके प्रोटीन हैं। और ये भी बताया था कि प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का अनुपात होता है। अगला क्वेश्चन है 97 का कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो मटर एक जीन है, दूध में जो प्रोटीन होता है वो कैसीन होता है, अंडा में लेकिन आपका एल्यूबिन नहीं होता। अंडा आपका जो स्रोत है आपका प्रमुख रूप से वो प्रोटीन का स्रोत है। ठीक है। रक्त में प्लाज्मा होता है आपका, तो ये आपको याद रखना है। सही है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है सी नंबर। 98 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 98 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि नाइट्रोजन उपस्थित रहता है। तो नाइट्रोजन उपस्थित रहता है, इसमें हमने आपको बताया था कि प्रोटीन में आपका नाइट्रोजन उपस्थित रहता है, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर के आपका प्रोटीन बनता है। इसे हम अमीनो अम्ल भी बोलते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। जबकि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कार्बन, हाइड्रोजन और केवल ऑक्सीजन से मिलके, यानी 3 तत्वों से मिलके बनता है, जबकि प्रोटीन 4 तत्वों से मिलके बनता है। ठीक है। वसा और कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, प्रोटीन शरीर की वृद्धि और विकास करता है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सी नंबर है। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर का कि प्रोटीन का नाम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो जो प्रोटीन का नाम है वो मुल्डर महोदय द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जबकि प्रोटीन की खोज जो हुई थी वो 1838 में बर्जीलियस महोदय ने की थी। ठीक है, तो नामकरण किसने किया? मुल्डर महोदय ने किया था। जबकि प्रोटीन संश्लेषण के जनक अगर आपसे कोई पूछे, प्रोटीन संश्लेषण के जनक, तो वो हरगोविंद खुराना थे। हरगोविंद खुराना, प्रोटीन संश्लेषण के जनक हरगोविंद खुराना थे, जो कि भारतीय हैं। ठीक है। अगला और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आपका कि मीठे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी स्वीट कार्बोहाइड्रेट्स कौन से हैं। तो मीठे कार्बोहाइड्रेट्स हैं आपके शहद, शक्कर और किशमिश, ये आपके मीठे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये रहा आपका 2023-24 का जो को करिकुलर पेपर हुआ है आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का। ठीक है, तो दोस्तों हम आपको फिर से कह रहे हैं कि इसे देखिएगा, और जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उन एक्सप्लेनेशन को आप ज़रूर नोट डाउन करते हुए चलिए। ठीक है, एक रजिस्टर लीजिए, उसमें आप 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चनों को देखिए, जहाँ पे एक्सप्लेन जो किया जा रहा है वो एक्सप्लेन आप लिखिए, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में आसानी हो याद करने में। ठीक है, पीडीएफ का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, जहाँ से पढ़कर यहाँ से आप डाउनलोड करके आराम से इसे फिर से खुद से हल कर सकते हैं एक बार। ठीक है, तो
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।